हेलो फ्रेंड्स, डीजी एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। हमने राष्ट्रपति स्टार्ट कर दिया था। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ा है वो मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूं। हमने राष्ट्रपति प्रारंभ कर लिया था, साथ ही में राष्ट्रपति प्रारंभ करने के बाद में हमने चर्चा की थी कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पढ़ेंगे, निर्वाचन मंडल पढ़ेंगे, उनकी पद्धति क्या है, शपथ कौन दिलवाता है, योग्यता क्या है, शर्तें क्या हैं, महाभियोग क्या है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम। फिर हमने इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या लिखा गया है, जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिखा गया है। 55 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या होगी। 56 में क्या है, कार्यकाल है। 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन है। 58 की हम बात करें तो इसमें क्या है, आपकी योग्यताएं हैं। क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं 58 में। 59 में क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें हैं। फिर 60 में क्या है, शपथ। 61 में क्या है, महाभियोग। 62 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका पूरा होने से पहले अगले राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 72 की। आर्टिकल 72 में हमने राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद में 74 के बारे में हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, साथ ही में जो कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, ये हमने कल जो आर्टिकल्स थे राष्ट्रपति से रिलेटेड वो आर्टिकल्स हमने देखे हैं। अभी डिटेल में हमने इनको डिस्कस नहीं किया है। आज वाली वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल्स का पोस्टमार्टम करेंगे। फिर आर्टिकल 111 111 में क्या है, अनुच्छेद, इसमें क्या है, अगर कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के में जाता है तो राष्ट्रपति सहमति इसमें लिखी गई है 111 में, है ना। 123 में क्या है, अध्यादेश है। 143 में क्या है, जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है। हालांकि ऐसे दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। वैसे पता भी है सलाह क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। फिर आर्टिकल 201 वही बात है जो आर्टिकल 111 में है। इसमें यह है कि जो राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो फिर क्या राष्ट्रपति एक्शन लेता है, उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 201 में है। तो ये हम जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम देखा था। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 54 की, क्योंकि 52 में तो आपको पता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में क्या लिखा गया है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि राष्ट्रपति के आर्टिकल 54 में है निर्वाचन मंडल। क्या है, निर्वाचन मंडल की बात की गई है। ठीक है, देख मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और मैंने साथ में यह भी बताया था कि जब किसी का इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से हो तो उसके लिए क्या होगा, एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा, निर्वाचक मंडल होगा। अगर सर इलेक्शन किसी का प्रत्यक्ष रूप से हो, किसी का चुनाव अगर प्रत्यक्ष रूप से हो तो फिर जो वोट देने वाले होंगे वो कौन होंगे। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से है तो उसके लिए कोई ना कोई निर्वाचक मंडल होंगे कि वोट देने वाले कौन है। अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति का चुनाव हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जनता क्या होगी, वोट देने वाली होगी। जनता क्या होगी, वोट देने वाली होगी। ठीक है, तो अब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो फिर इसका कोई ना कोई निर्वाचक
मंडल भी होगा। तो उस निर्वाचक मंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में है। अब हम बात करते हैं कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। ठीक, एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक। देखो, मैं संसद को थोड़ा सा अगर डिफाइन करूं तो इसके दो भाग हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। कौन से सदन है इसके? दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है? निर्वाचित सदस्य। तो जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, जैसे अभी वर्तमान में 545 क्या है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। जब हम संसद पढ़ेंगे तब हम इसको आराम से और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल आपको इतना समझना है कि संसद में क्या क्या शामिल है। संसद में दो आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन आते हैं। ठीक है। लोकसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, एक तो ये शामिल हो गए। देखो, यहां पे बात निर्वाचित सदस्यों की चल रही है, मनोनीत सदस्यों की नहीं चल रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं हैं, उसकी अलग से हम लिस्ट देखेंगे। अभी आपको ये देखना है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल है। एक तो क्या हो गया? संसद के निर्वाचित सदस्य। इसमें दोनों सदनों के सदस्य होंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है, आगे देखिए और कौन शामिल होगा? जो राज्यों की विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जैसे राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें 200 सदस्य हैं, तो वो क्या होंगे? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ठीक है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लिखा है मैंने। क्या लिखा है? निर्वाचित सदस्य। देखो, यहां पे भी मनोनीत सदस्य नहीं आएगा। क्या है? मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़े। और कौन शामिल होगा? जो दिल्ली प्लस पुडुचेरी, इसके भी कौन से सदस्य? इन यूटीज के भी निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है। देखो, ये दो ही अभी यूटीज ली गई है। हालांकि जो जम्मू और कश्मीर है वो भी, उसमें भी विधानसभा है, लेकिन अभी वाले जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया है। ठीक है। देखें, आगे देखते हैं कि उनको ऐड किया जाता है या नहीं किया जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में तो कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो वापस से देखें, आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल किसका? राष्ट्रपति का। कि राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उस राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन से सदस्य वोट करेंगे। सीधा सीधा मतलब कि कौन वोट करेगा। देखो, संसद के निर्वाचित सदस्य, जो संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, उनके जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य, वो वोट करेंगे। राज्यों की भी जो विधानसभाएं हैं, जैसे राजस्थान हो गए, यूपी हो गया, ऐसे जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से? निर्वाचित सदस्य। फिर जो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखो इनको क्या बाद में जोड़ा गया? कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 70वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया। अब ये कब हुआ था? 1992 में। 1992 में क्या हुआ? 70वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। कौन कौन से सदस्य हैं? संसद के हो गए, राज्य विधानसभाओं के हो गए
और दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। तो हम सीधा सीधा ओवरऑल देखें कि हमें याद करने के लिए क्या आवश्यक है। देखो आपको केवल इतना याद करना है, दो शब्द याद करने हैं, एक तो निर्वाचित और एमपी एमएलए। क्या है? निर्वाचित एमपी एमएलए। समझ में आ गया? बिल्कुल शॉर्ट है। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है एमपी का मतलब? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे, उस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होंगे? निर्वाचित एमपी और एमएलए। समझ में आ गया? बहुत शॉर्ट है। निर्वाचित एमपी और एमएलए आपको याद रखना है। अगर आपको इतना लंबा याद नहीं रहे कि हाँ संसद के निर्वाचित सदस्य या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल इतना याद रह जाएगा कि निर्वाचित एमपी और एमएलए। देखो शब्द क्या है? निर्वाचित। मनोनीत नहीं होगा ना, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि कौन से सदस्य भाग नहीं लेते। भाग नहीं लेने वाले सदस्य कौन से सदस्य होंगे जो भाग नहीं लेंगे? एक तो देखो मैंने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे। फिर बच गए कौन? मनोनीत सदस्य। हालांकि लोकसभा और जो विधानसभाओं में जो भी मनोनीत सदस्य हुआ करते थे उनको खत्म कर दिया गया है। अब तो सभी क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब भाग नहीं लेने वाले में कौन कौन शामिल है? एक तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। राज्यसभा के, आपको पता होगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वो सदस्य शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ ले आपसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है या शामिल है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। दूसरा हम बात करें जो राज्य विधान परिषद है, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन? राज्य विधान परिषद के सदस्य भी शामिल इसमें नहीं होंगे। एक ऐसी सभा, ऐसी विधानसभा जो विघटित हो चुकी है, मतलब अभी भी क्या होगा? उसका भंग हो चुकी है, विघटित हो चुकी है, तो उसके सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। मतलब इसका यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई विधानसभा क्या है? विघटित है या भंग है, तो उसके सदस्य भी क्या होंगे? इनके चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे? एक तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक एमएलसी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक ऐसी सभा जो भंग हो चुकी है या विघटित हो चुकी है राष्ट्रपति के चुनाव के समय। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे और कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे। एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर यहीं से आपसे पूछ लेता है। देखो आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है। उस निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के जो चुनाव होगा उस चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। एक तो क्या है इसमें? संसद के निर्वाचित सदस्य। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हैं के निर्वाचित सदस्य। मैं शब्द को पकड़ना, निर्वाचित सदस्य बोल रहा हूँ ना, निर्वाचित। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किसके? जो भी आपके लेजिस्लेचर हैं, उनके विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, फिर दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, केवल 2 को ही अभी शामिल किया गया है। जो जम्मू और कश्मीर है अभी तक उसके बारे में कोई डिसीजन आया नहीं है। तो अभी तो हमें क्या याद रखना है? दिल्ली और पुडुचेरी को।
किनको, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा हैं उनके सदस्य, कौन से, निर्वाचित सदस्य। इन जो यूटीज दो, इनको कब जोड़ा गया, 70वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 70वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है, तब इनको जोड़ा गया। अगर ओवरऑल देखें तो क्या बात करें हम, निर्वाचित एमपी और एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे उसके बारे में बात करें। एक तो जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। जो राज्य विधान परिषद है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य क्या होंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे। एक ऐसी विधानसभा जो विघटित हो चुकी है या भंग हो चुकी है राष्ट्रपति के चुनाव के समय, ठीक है। तो आप अब क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे और कौन कौन से सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये वो सदस्य हैं जो भाग नहीं लेंगे, आप इनको भी लिख लीजिए साथ में, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, चलो ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि निर्वाचन मंडल में ये सदस्य शामिल होंगे, लेकिन ये तो बताइए कि सर इनकी पद्धति कौन सी है, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की पद्धति कौन सी है। तो आर्टिकल 55 में यही लिखा गया है। आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं या लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से भी बता दूंगा, ठीक है। देखो इसकी होती है, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है ये, ठीक है। ये किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव की ये पद्धति है। एक बार इसको देख लीजिए और रट लीजिए, क्या है, इसको रटना ही रटना है नाम को, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आप भी बार बार रिपीट कीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखो इसका एक सूत्र है, कुल वेदमत n+1+1, ठीक है। अभी आपको घबराना नहीं है कि ये क्या फॉर्मूला बता दिया, मैथ से वैसे डर लगता है सर, आपने एक और फॉर्मूला बता दिया, तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट बताएंगे आपको, बिल्कुल आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। वैसे आपको ऐसा देगा नहीं क्वेश्चंस में आंसर निकालने के लिए कि आप राष्ट्रपति का चुनाव करवाओ और आप ये फॉर्मूला लगा के बताओ कि कौन जीता और कौन नहीं जीता। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि पद्धति का नाम क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है। देखो इसमें वोट कैसे दिया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये कुल वेद मत क्या है, n+1 क्या है और इधर +1 क्या है, ये भी हम बात करते हैं। चलो पहले इसको हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। देखो कुल वेद मत का मतलब है कि जो भी सदस्य हैं इनका कोई ना कोई मत मूल्य होता है। जो भी एक भी सदस्य है, जैसे एक एमएलए है, क्या है, एक एमएलए हो गया और एक एमपी हो गया,
तो इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, एक मत मूल्य होता है। जैसे हम वोट देने जाते हैं प्रधानमंत्री को, या लोकसभा के जो सदस्य हैं, या पार्षद के वोट होते हैं, तो हम वोट देने जाते हैं तो हमारे वोट का मूल्य क्या होता है, एक ही होता है। क्या होता है, हमने वोट दिया तो हमारे वोट का मूल्य क्या होगा, एक, कि हमारा एक वोट एक के बराबर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एमएलए होते हैं और एमपी होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनके एक मत का मूल्य 100, 150, 7, 47 ऐसे कुछ भी हो सकता है ना, वो अलग अलग जनसंख्या पे, अलग अलग राज्यों के आधार पे अलग अलग है। ठीक है, तो हम इनकी बाद में बात करेंगे। इतना तो समझ में आ गया ना कि एक एमएलए का मत मूल्य एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन सब के जितने भी एमएलए हैं उन सब एमएलएज का जो मत मूल्य है उनको जोड़ा जाएगा, और जो भी एमपी है उनके मत मूल्यों को जोड़ा जाएगा। सपोज करते हैं कि 100 एमएलए हैं, ये मान के चल रहे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा हैं। अकेली राजस्थान में ही 200 एमएलए हैं, लेकिन हम समझने के पर्पज़ से बात करते हैं कि एक एमएलए का, कितने एमएलए हैं हमारे पास में, 100 एमएलए हैं, और एमपी कितने हैं, 50 एमपी है। क्या है, 50 एमपी हैं। वैसे एमपी कितने हैं, देखो 545 तो वो, और 245 राज्यसभा में। ठीक है, तो आप टोटल देख लेना कितने हो रहे हैं ना। तो ये मान के चलते हम एक अनुमान लगाते हैं कि टोटल एमएलए कितने हैं, 100, और एमपी कितने हैं, 50। एक एमएलए का मत मूल्य क्या है, 10 है। क्या मान के चलते हैं, 10 है, कि एक एमएलए अगर वोट करेगा तो 10 बार उसका काउंट किया जाएगा। समझ में आ गया ये बात। हम जब वोट देते हैं तो हमारा एक बार एक ही काउंट किया जाता है मत मूल्य, लेकिन एक एमएलए अगर वोट देगा तो कितना बार काउंट होगा, 10 बार काउंट होगा। तो 100 एमएलए वोट करेंगे तो कितने कितने होंगे, 1000 हो गया ये। ठीक, 1000 हो गया। 50 क्या है हमारे पास में, एमपी है। क्या है, 50 एमपी है। एक एमपी का मत मूल्य कितना है, मान के चलते हैं हम 20 है। क्या है, 20 है। तो ये कितने हो गए, 100। ये कितने हो गए, 100। ये भी 1000 ही हो गए। 100 कहाँ से होंगे, 5 दूनी 10 और 2 0। ठीक है, ये भी क्या हो गए, 1000 हो गए आपके, है ना। तो अब टोटल कितना हो गया, 2000। कितने हुए, 2000। तो ये क्या हो जाएंगे, कुल वेद मत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुल वेद मत हो जाएंगे। कितने हुए, 2000 हो गए। ये क्या हो गए, कुल वेद मत कितने हो गए, 2000। कैसे, एक हमने, हमारे पास कितने एमएलए, 100 एमएलए हैं। एक एमएलए का मत मूल्य कितना है, 10 है। तो 100 के कितने हो गए, 1000। ठीक है, हमारे पास में एमपी कितने हैं, 50 है। एक एमपी का जो मत मूल्य है वो कितना है, 20। तो 50 का कितना हो गया, 1000। तो टोटल कितने हो गए, 2000। तो कुल वेद मत कितने हो गए, 2000। ठीक है, बात करते हैं एन। एन का यहाँ मतलब है पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या, कि कितने पदों के लिए गणना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, राष्ट्रपति की बात चल रही है। और हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, एक। ठीक है, अब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि एक ही है, तो 1 + 1, यहाँ पे 1। तो इसको 2000 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो किसी भी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो उसे कितने वोट चाहिए। देखो यहाँ से हम बात करें तो ये कितना हो गया, 50% होता है ना। ये सीधा सीधा 50 1/2 से हम डिवाइड करेंगे। 1/2 का ही मतलब क्या होता है, 50%। 50% प्लस 1 मत चाहिए। क्या चाहिए, 50% प्लस 1 मत आवश्यक है राष्ट्रपति पद को जीतने के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कितनी चाहिए, 50% प्लस 1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको कैसे होता है, कि कुल वेद मत कितने हैं, एन, ये कैसे आए, +n+1 क्या है, +1 उधर क्या है। ठीक है, ये तो हो गई राष्ट्रपति की बात। जैसे सपोज करो, जैसे राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं, 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं। वो होते हैं 3 और 4 की फॉर्मेट में। कितने होते हैं, कि हर 2 साल बाद में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है इनका। तो फर्स्ट जो पहले 2 साल है उनमें 3, फिर अगले 2 साल में 3, फिर अगले 2 साल में 4 निर्वाचित होंगे। तो यहाँ पे क्या है, पदों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखेंगे, 3 + 1। तो यहाँ पे आगे 4। तो 1/4 का मतलब हमें पता ही है क्या होता है, 25%। क्या होता है, 25% होता है। ठीक है,
समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, जो निर्वाचन पद्धति है उसके लिए जो फॉर्मूला है ये है। फिर हम इसकी बात करते हैं कि वोट कैसे डाले जाते हैं ना, वोट कैसे किए जाते हैं। इसमें देखो रैंकिंग दी जाती है, क्या दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, क्रमवार प्रायोरिटी दी जाती है। वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा। लेकिन अगर वापस से मैं इसको समझाऊं कि सपोज करो ये कुल वेद मत कितने होंगे उसकी हम बात करते हैं ना। देखो एक एमएलए, सॉरी कितने एमएलए थे हमारे पास में, 100 एमएलए हैं। एक एमएलए का मत मूल्य कितना है, 10, तो टोटल कितने होंगे 1000। एक एमपी है, एक एमपी के मत का मूल्य कितना है 20 है, टोटल कितने हैं हमारे पास में 50 है, तो टोटल कितने हो गए 1000। दोनों कितने हुए 2000, ठीक है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि निर्वाचित सदस्य होंगे एमपी और एमएलए, तो 2000 हो गए। तो यहाँ पे कुल वेद मत कितने हो गए 2000। एन क्या है, पदों की संख्या, तो राष्ट्रपति का पद एक के लिए निर्वाचित होते हैं, एक पद के लिए, तो n+1, तो 2 से डिवाइड, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, +1 तो 2 हो गई है। 2 से डिवाइड करना 1/2 का मतलब सीधा सीधा है 50% होगा। तो किसी भी सदस्य को अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो उसको कितने मत चाहिए, 50% + 1 चाहिए मत, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी तो आप इसको लिख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि और क्या है, इस पद्धति में चुनाव निर्वाचन कैसे होते हैं, सदस्य वोट कैसे डालते हैं, वो अभी हम बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लिख लिया होगा आपने। अब हम बताते हैं कि सदस्य वोट कैसे करते हैं। कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि किसी भी सदस्य को अगर राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो उसे 50% + 1 वोट की आवश्यकता है, ठीक है। अब वोट कैसे करते हैं, सपोज करो कि 2 सदस्य आपके खड़े होते हैं, कौन कौन से, अय्यर साहब और बबीता, अय्यर और बबीता जी खड़ी होती है, ठीक है। एक सदस्य और मान के चलते हैं, चलो 2 ही सदस्य खड़े कर लेते हैं। अब वोट करने के लिए सदस्य आएंगे तो इनको ऐसा नहीं कि हम जैसे वोट देकर आते हैं, ये मशीन लगी हुई है ईवीएम, यहाँ पे पार्टियों के नाम होते हैं और हम क्या करते हैं एक पार्टी पे, जैसे ये हाथ का चिन्ह हो गया, ये गुलाब हो गया, ये झाड़ू हो गई है, ऐसे करके। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें बीजेपी को वोट देना है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अगर कांग्रेस को देना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, एक बार हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये तो हम जो साधारण चुनाव करते हैं उसमें है। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सदस्य वोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अय्यर और बबीता जी खड़े हुए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। अब जाते हैं पहले वोट करने कौन, बापू जी। कौन जाते हैं, बापू जी। अब बापू जी चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तो पहले कौन जीतनी चाहिए, अय्यर भाई जीतने चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी है। अगर ये नहीं जीते तो फिर बबीता जी जीते। तो ये क्या करते हैं, क्रमांक डालते हैं, प्रायोरिटी डालते हैं कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है, अय्यर भाई है। अगर अय्यर भाई नहीं जीतते हैं तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी कौन है, बबीता बेटी है, ठीक है, एज ए बापू जी की तरफ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर जाते हैं कौन, पोपटलाल। कौन जाते हैं, पोपटलाल जी जाते हैं, तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अब ये क्या करते हैं, चलो दोनों इनकी विंग में रहते हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, वापस से अय्यर भाई को वोट करके आते हैं और 2 बबीता जी को वोट करते हैं, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, एक किसको ले, भीड़े को ले लेते हैं। ये भीड़े को 3 देख के आ गए और पोपटलाल भी भीड़े को 3 देकर आ गया, ठीक है। या थोड़ा सा क्रमांक चेंज कर ले, ये बबीता जी को 1 देगा, ये इनको 2, इसको 3, ठीक है। फिर जेठालाल। अब आप सबको पता है कि जेठालाल फर्स्ट प्रायोरिटी तो किसको देगा, सबको पता है किसको देगा, बबीता जी को। दूसरी भीड़े से बनती नहीं, दोनों से नहीं बनती, फिर भी भीड़े से 2 दे देगा, इनको 3 दे देगा, ठीक है। अब जाएगी दया बहन। कौन जाएगी, दया बहन जाएगी। दया बहन क्या करेगी, फर्स्ट बबीता जी को देगी, नहीं इनको देगी फर्स्ट, इनको सेकंड, इनको थर्ड, ठीक है। अब कौन बच गया, हाथी भाई। हाथी भाई का क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं, ठीक है।
अच्छा यो दया बहन का तो नीचे लिखो फिर 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ से जो हाथी भाई हैं वो 1 देते हैं भीड़े को, 2 देते हैं यार भाई को और 3 देते हैं बबीता जी को, ठीक है। तो अब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी। अगर फर्स्ट राउंड में वोट जीत जाता है कोई व्यक्ति जिसको 50% प्लस 1 वोट मिल गया तो ठीक है, नहीं सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। अब इसमें ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिसको 1 सबसे कम मिला है, 1 सबसे कम किसको मिला है, अय्यर भाई को मिला है, प्रायोरिटी सबसे कम 1 इनकी है, तो इनको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या कर दिया, इनको बाहर कर दिया। अब इनके क्रमांक चेंज कर देंगे। अब क्योंकि ऑप्शन 2 ही है तो प्रायोरिटी 2 में ही दी जाएगी। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 1 और 2, 2 है तो 1 1 और ये 2, ये तो सेम सेम से आ गया ना। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि प्रायोरिटी देखकर अगर जिसकी प्रायोरिटी कम है फिर जो क्रमांक है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये ठीक समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं बाकी आपको इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी नहीं, ये समझने के पर्पज से है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, मतलब कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो क्या होती है, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 55 में है, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि एक एमएलए का मत मूल्य क्या है। हमने बात की थी कि कुल वैध मत के लिए एमएलए और एमपी के मत मूल्य को जोड़ा जाता है। तो हम पहले एक एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं, फिर एक एमपी का मत मूल्य भी निकालते हैं। हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक एमएलए का मत मूल्य क्या होता है। जैसे राजस्थान के लिए अलग होगा, यूपी के लिए अलग होगा, मिजोरम के लिए अलग होगा, ये अलग अलग होंगे, असम के लिए अलग होंगे। तो एक तो राज्य की कुल जनसंख्या क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, कब की जनसंख्या लेते हैं ये, 1971 की, 1971 की जनसंख्या लेंगे, ठीक है। फिर इस राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी है, क्या है, राज्य की कुल विधानसभा सीटें, राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, ठीक है। फिर 1/1000। देखो ये केवल संख्या को कम करने के लिए लिखा गया है, बाकी है ना, इतना आपको याद रखना है। राज्य की कुल जनसंख्या कहाँ की, 1971 की जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। परिसीमन आयोग ने बताया कि 1971 की क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। राज्य की कुल विधानसभा सीटें कितनी है, जैसे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है वो मैं आपको बताऊं तो वो होता है 129। कितना होता है, 129 होता है। हालांकि ये इतना होता है, लेकिन हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर राजस्थान का एक एमएलए वोट करता है तो उसका मूल्य कितना है, 129 है ना, कितना है, 129 है। समझ में आ गया, ये क्या है, एक एमएलए की मत मूल्य हो गया, क्या हो गया, एक एमएलए का मत मूल्य हो गया। क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, कब की, 1971 की। फिर बात करें राज्य की कुल विधानसभा सीटें, जैसे राजस्थान में 200 है, जनसंख्या 1971 की क्या थी, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके 1/1000 है ना, ठीक है। समझ में आ गया एक एमएलए का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो ये यूपी का अलग होगा क्योंकि यूपी की जनसंख्या अलग है और वहाँ की विधानसभा सीटें भी अलग हैं। ऐसे मिजोरम का अलग होगा, असम का भी अलग होगा। तो ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हम बात करते हैं एक एमपी के मत मूल्य की। क्या बात करते हैं, एक एमपी के मत मूल्य की। अब एमपी कौन होते हैं, जो संसद में बैठते हैं, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो एक एमपी का मत मूल्य कितना होता है,
क्या होगा, कुल विधायकों का मत मूल्य, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में जो भी विधायक हैं उन सभी विधायकों का कुल मत मूल्य, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की। जैसे बात करें लोकसभा में कितनी है, 545 है, राज्यसभा में कितनी है, 533 है, कितनी है, 533 है, क्योंकि 533 क्या, 233 है, कितनी है, 233, क्योंकि 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। हम संसद पढ़ेंगे तब इसको आराम से देखेंगे। तो टोटल कितने होंगे, 778 क्या हो गए, कुल आपके निर्वाचित सदस्य हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक एमपी का मूल्य क्या होगा, कुल विधायकों का मत मूल्य, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के जितने विधायक हैं उन विधायकों का मत मूल्य, डिवाइडेड किससे करेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले आपसे, अगर देखो ये बहुत बियॉन्ड लेवल का है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, वैसे इतना पूछेगा नहीं आपसे, राष्ट्रपति में केवल आपको अनुच्छेद पूछ सकता है, क्या क्या इसके प्रावधान है, शपथ क्या होती है, कौन से अनुच्छेद में, अध्यादेश क्या होता है, कितने समय के लिए होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन सी पद्धति यूज में ली जाती है, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब एक विधायक का मत मूल्य मैंने आपके सामने फॉर्मूला रख दिया है, अब आप इसको लिख लीजिए। और ये क्या है, एक सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य ना, एक सांसद का, एक एमपी का जो मत मूल्य होता है उसके बारे में बात की गई है। ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो चुनाव संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, कुछ बिंदु हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव से संबंधित है ना, तो वो बातें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक तो क्या है कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करना है, इसकी अधिसूचना जारी कौन करेगा। ठीक है, कि अधिसूचना जारी कौन करता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनर के द्वारा, कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछ ले कि राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, फिर ये लोकसभा और राज्यसभा हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, इन सदस्यों की के चुनाव की अधिसूचना फिर वो कौन जारी करता है, क्या है, लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका अगर चुनाव करना है तो फिर इनके चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, कौन जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है। आगे हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या कुछ कंडीशंस है। हाँ देखो, अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार है, जैसे मैं अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो मेरे पास में क्या होनी चाहिए, 50 तो प्रस्तावक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 50 तो प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब मेरा अनुमोदन करने वाले 50 तो ऐसे होने चाहिए कि हाँ, कि मैं इसका नाम रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैं नीतीश का नाम रिकमेंड करता हूँ, और एक व्यक्ति होता है जो बोलता है कि मैं इस चीज़ का अनुमोदन करता हूँ, समर्थन देता हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप। तो क्या है, 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं।
कौन होंगे? अनुमोदन करने वाले। देखो ये कौन होंगे? वोटर होंगे, जो राष्ट्रपति को वोट देंगे वो होंगे शामिल। 50 प्रस्तावक हो सकते हैं और 50 अनुमोदक, ठीक है। अब वोट करने वाले कौन होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल 54 में, जो निर्वाचित एमपी और एमएलए क्या होते हैं? निर्वाचित एमपी और एमएलए क्या होते हैं? इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, वोटर होते हैं। तो 50 क्या होने चाहिए मेरे पास में? प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक करने वाले होने चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करें कि निर्वाचन अधिकारी कौन होता है फिर, कि किसकी देखरेख में चुनाव करवाए जाते हैं? निर्वाचन अधिकारी वो होता है लोकसभा का महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव। अब ये क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है ये। लोकसभा महासचिव की क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। जब हम संसद पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, जब हम वहाँ पे भी इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कौन सी होती है? प्रशासनिक पद होता है। ये क्या होता है? प्रशासनिक पद होता है। कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई गड़बड़ होती है, विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका फैसला कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा, और उसका फैसला क्या होगा? अंतिम होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। अब क्या क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? चुनाव आयोग जारी करता है। किसके द्वारा दी जाती है अधिसूचना? चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव संबंधी अधिसूचना कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी विवादों की जो जांच है और फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ठीक है। उनका फैसला क्या होता है? अंतिम होता है। राष्ट्रपति के लिए नामांकन, जैसे हम नामांकन भरने जाते हैं, कोई उम्मीदवार नामांकन भरने जाता है, तो राष्ट्रपति के पास में कम से कम कितने होने चाहिए? 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, और 50 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक और प्रस्तावक मैंने आपको बता दिया है। चलो एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हमने बचपन में अंताक्षरी खेली होगी, फिर कोई एक सदस्य खड़ा होता है कि मैं, उस अंताक्षरी के लिए एक सभापति होता है। कौन होता है? सभापति होता है। सभापति का निर्वाचन होता है। तो कोई व्यक्ति जैसे खड़ा होता है और बोलता है कि मैं रमेश का नाम सभापति पद के लिए प्रस्ताव रखता हूँ इसका। फिर एक बच्चा और खड़ा होता है कि मैं इसका अनुमोदन करता हूँ, ठीक है। देखा होगा बचपन में। तो यही यहाँ पर है। यही क्या है? राष्ट्रपति पद जो उम्मीदवार होता है उसके नामांकन के लिए यही चीज़ काम आती है। कौन सी? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। फिर बात करें निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? निर्वाचन अधिकारी होता है। कौन होता है? वो होता है लोकसभा महासचिव होता है। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें? अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई बात, तो आप हम क्या कर सकते हो? कमेंट्स कर सकते हो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे आराम से आपको डिटेल से समझा देंगे। पहले आप की ही डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको लिख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल। देखो हमने आर्टिकल 54, 55 तक कंप्लीट कर लिया, और 56 हम करने वाले हैं, ठीक है। 55 आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन पद्धति कैसी होती है, वो सब हमने देख लिया, ठीक है। कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे होता है वो हम सब समझ चुके हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 56 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 56 की। 56 में क्या बताया था मैंने? कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, वो त्यागपत्र किसको देंगे, ठीक है। तो देखो राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो वो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष, ठीक है। बात करें त्यागपत्र कि त्यागपत्र किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को वो त्यागपत्र देता है। मतलब वाइस वर्सा है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देता है, वो कौन है?
उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि शपथ इनको कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, सीजेआई दिलाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 56 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कब से होगा? शपथ लेने के बाद से होगा। ऐसा नहीं कि चुनाव हो गए, चुनाव होते ही कार्यकाल इनका प्रारंभ हो गया। कब से होगा? शपथ ग्रहण करने के बाद से क्या होता है? कार्यकाल प्रारंभ होता है। ठीक है, त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं ये। ठीक है, फिर हम बात करें आर्टिकल 57 की, पुनर्निर्वाचन। क्या है? पुनर्निर्वाचन क्या है? पुनर्निर्वाचन की बात करें, देखो राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति कितनी भी बार खड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं अमेरिका की तरह कि एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, हमारे क्या सिस्टम है? कितनी भी बार बन सकता है। अमेरिका में कितनी बार है? 2 बार। कितनी बार बन सकते हैं? केवल 2 बार बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 57 क्या है? पुनर्निर्वाचन। क्या है? पुनर्निर्वाचन। फिर आगे हम बात करें आर्टिकल 58 की। देखो 58 में क्या है? योग्यताएं। क्या है? योग्यताएं। अब योग्यताओं में क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्या है? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। लोकसभा के सदस्य की योग्यता रखते हो, लोकसभा का सदस्य बनना हो वैसी भी योग्यता कौन रखे? राष्ट्रपति रखे। अब लोकसभा का सदस्य बनने की क्या क्या योग्यताएं हैं वो जब हम संसद पढ़ेंगे तब जानेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, एक है लाभ का पद। क्या है? लाभ का पद। वह कोई भी सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए या सरकार के द्वारा बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए। देखो जो आपके राज्यपाल है, जो विधान आपके सभा है, विधान परिषद है, उनके सदस्य क्या है? लाभ का पद नहीं है। क्या है? लाभ का पद नहीं है। तो योग्यता के लिए तो ये जरूरी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए और साथ ही में क्या होनी चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की, 59 की बात करते हैं। इसमें क्या है? शर्तें। अब मैंने कल भी बताया था कि योग्यता और शर्तों में क्या डिफरेंस है। जैसे आपको आरएस बनना है, आरएस बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ये आपकी योग्यताएं हो गई। ठीक है, शर्तें क्या है? आपको एग्जाम क्लियर करने होंगे, प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, मेंस क्लियर करना होगा, इंटरव्यू क्लियर करना होगा, तभी ही क्या कर सकते हो? आप आरएस बन सकते हो। ठीक है, योग्यताओं में तो क्या है? आपको 21 साल होनी चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन शर्तें क्या है? कि आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। ये योग शर्तें हैं। ऐसे ही क्या है? राष्ट्रपति की शर्तें हैं। अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, बनने के लिए क्या होगा? इनको जो विधानसभा है, विधायिका है, राज्य विधायिका, उनके सदस्यों जो के पद पर हैं अगर, तो क्या होगा? उनको छोड़ना होगा। ठीक है, तो 59 में क्या है? शर्तें हैं। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। क्या है? शपथ है। ठीक, शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय क्या? मुख्य न्यायाधीश क्या करवाता है? इनको शपथ दिलाता है। अगर ये नहीं होते तो फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। किनको? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आर्टिकल 60 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं? शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज हमने आर्टिकल 54 से लेकर 60 तक देखा है।
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में है। एक आर्टिकल 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या क्या हमने पढ़ा है वो हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 54 हमने देखा था कि क्या होगा, एक निर्वाचन मंडल होगा। क्या होगा, निर्वाचक मंडल होगा। उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे उसकी हमने बात की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे। आपको इतना याद रखना है, निर्वाचित एमपी और एमएलए। क्या है, निर्वाचित एमपी और एमएलए संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से, निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ पे चन लिखा हुआ है, निर्वाचित करना है इनको, निर्वाचित सदस्य है। दिल्ली पुडुचेरी के जो विधानसभा है, यूटीज़ हैं, उनके सदस्य हैं। क्या है, निर्वाचित सदस्य के बारे में बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, कौन सी पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो वो क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। ठीक है। उसका फॉर्मूला ये है, कुल वेद मत डिवाइडेड बाय n+1 ये आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आर्टिकल 56 की हम बात करते हैं। 56 में क्या है, कार्यकाल। क्या है, कार्यकाल की बात की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल, आप ये लिख लीजिए। त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जाता है। ठीक। कार्यकाल कब से प्रारंभ होता है, शपथ ग्रहण कराने के बाद में। शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सीजेआई दिलाता है, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 60 के तहत दिलाता है। ठीक है। 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हालांकि 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। फिर राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लेनी चाहिए उसको, लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, और साथ ही में क्या है, वह किसी लाभ के पद पर भी ना हो। ठीक है। वीडियो को रोककर आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ठीक है। आगे हम बात करें 59 की, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। देखो, वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा का अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये क्या है, शर्त है। ठीक है। शर्त और योग्यताएं मैंने बता दी, एक बार इसको भी आप लिख लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, वीडियो को रोककर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या है, शपथ। शपथ कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। इनकी उपस्थिति में कौन दिलाता है, वरिष्ठतम न्यायालय दिलाता है। कौन दिलाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।